वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। इन 2 लेक्चरों में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, नॉन हैजार्डस वेस्ट और दूसरा लेक्चर था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंडस्ट्रियल और ई वेस्ट के टॉपिक ख़त्म किए थे और साथ ही साथ हम लोगों ने उससे रिलेटिव काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इन बोथ मीडियम। तो आज का जो उस यूनिट के मेन टॉपिक है वो आपका है, लास्ट टॉपिक था बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा अलग था इसमें। और लास्ट टाइम बेटा वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो पाई कि कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण फाइल डिलीट हो गई थी, तो अगेन मुझे लिखना पड़ा या कंटेंट राइट करना पड़ा, तो इसमें टाइम लग गया। तो चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है बायो मैंने जैव मेडिकल में चिकित्सालय से जो वेस्ट निकलता है, मीन्स जो वेस्ट आपका कहाँ से निकले, चिकित्सा क्षेत्र से निकलता है, वो वेस्ट आपका क्या कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट। तो क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट, इसके बारे में जानेंगे। पहले पहले इंग्लिश से डिस्कशन होगा, फिर साथ में हिंदी भी एक्सप्लेन होगी। ओके, तो बायोमेडिकल वेस्टेज आर दोज वेस्टेज विच आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स एंड लेबोरेटरी and healthcare centers. These waste may be the form of solid and liquid. These are hazardous and infectious in nature. अब देखिए मेन पॉइंट क्या हो गया कि सर ऐसा वेस्ट जो डिस्पोज होता है, निकलता है हॉस्पिटल से, मेडिकल से निकलता है, लेबोरेटरी से जो फॉर्म होता है, हेल्थ केयर सेंटर से जो निकलते हैं, और किस किस फॉर्म में हो सकते हैं सर, या तो लिक्विड में सॉलिड फॉर्म में होंगे या तो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं सर, बायोमेडिकल वेस्ट क्या हो सकते हैं, हैजार्डस वेस्ट हो सकते हैं, इनफेक्टिशियस हो सकते हैं, किस, इन नेचर में। तो बहुत ही सिंपल है सर, ऐसा वेस्ट जो आपके हॉस्पिटल से निकले या मेडिकल लेबोरेटरी से निकले या हेल्थ केयर सेंटर से निकले, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में निकले चाहे वो लिक्विड फॉर्म में निकले, वो आपका कौन सा वेस्ट कहलाता है, वो आपका कहलाएगा बायोमेडिकल वेस्ट। हिंदी में अगर डिस्कशन करना चाहे तो हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा अपशिष्ट होता है जिन्हें अस्पतालों, चिकित्सा प्रयोगशालाओं, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों द्वारा निपटाया जाता है। ये अपशिष्ट ठोस और तरल के रूप में हो सकते हैं। ये खतरनाक और संक्रामक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट आर डिवाइडेड इनटू द फोर मेन कैटेगरी। ऐसे तो 8 कैटेगरी 6 कैटेगरी, मगर मेन क्या है आपका, 4 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका आ जाता है येलो बैग। मैंने कलर भी वैसे ले लिया ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। येलो बैग से मतलब है येलो। इन दिस कैटेगरी, पीला, पीली कैटेगरी में क्या कह रहा, कह रहा इन दिस कैटेगरी 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट आर इंक्लूडेड। कितने टाइप के वेस्ट इंक्लूडेड है, 8 टाइप के। आर कैटेगराइज्ड, कैसे कैटेगराइज किया गया उन्हें, कैसे, देखिए जिनमें से आपका यहाँ पे दिए है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। क्या है, पहला ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड वेस्ट जो बच जाता है, केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, उस केमिकल लिक्विड वेस्ट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 8 टाइप के वेस्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे दिए द सिस्टम। अब देखिए और भी दिए है, नेक्स्ट और क्या दिए है आपका, सिस्टम लीडिंग टू इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, डिस्कार्डेड लिनेन, मैट्रेस, बेडिंग एंड द कंटेमिनेटेड विद ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड। और साथ ही साथ आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्निकलॉजी एंड द अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट। तो ये आपका जो येलो वेस्ट है उसके अंतर्गत कितने, 8 कैटेगराइज में किया है, जिसमें से पहला आपका आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, दूसरे नंबर का आपका एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट थर्ड नंबर में, डिस्कार्डेड वेस्ट आपका फोर्थ नंबर में, केमिकल वेस्ट फिफ्थ नंबर में, केमिकल लिक्विड वेस्ट 7 नंबर में, एंड द सिस्टम लीडिंग टू इफ्लुएंट मैट्रेस के अंतर्गत डिस्कार्डेड लिनेन भी आ जाता है 8 नंबर, मैट्रेस अदरवाइज बेडिंग कंटामिनेटेड वेस्ट विद ब्लड एंड बॉडी, जो बॉडी से रिलेटेड कंटामिनेटेड वेस्ट होते हैं वे आ जाता है, बॉडी फ्लूइड आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी टर्म्स भी आ जाता है और बायोटेक्नोलॉजी टर्म्स भी आ जाता है। तो बेटा आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, कह देगा कि मैट्रेस किस वेस्ट के अंतर्गत आता है बायोमेडिकल में, येलो आता है, ग्रीन आता है, रेड आता है, व्हाइट आता है, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार पूछ लिया कि जैसे बॉडी फ्लूइड किस वेस्ट के अंतर्गत आता है, या माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉडी फ्लूइड किस वेस्ट के अंतर्गत आता है, तो आपको क्या बताना है इसमें,
कि सर दिस इज अ येलो बैग। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी और इसके अंतर्गत क्लिनिकल लेबोरेटरी आ जाती है, तो ये जितने भी वेस्ट इंक्लूडेड हैं इसके अंतर्गत ये सब किस में आएंगे आपके, ये सब आपके आएंगे येलो वेस्ट या येलो बैग में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में अगर पढ़ना चाहें तो कहते हैं इस श्रेणी में 8 प्रकार के कचरे वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे मानव शरीर अपशिष्ट, पशु शारीरिक अपशिष्ट, गंदा कचरा, समाप्त हो चुका या त्याग दिया गया हो अपशिष्ट, रासायनिक अपशिष्ट, रासायनिक तरल अपशिष्ट, उसके बाद जो अपशिष्ट उपचार प्रणाली की ओर ले जाती है छोड़े गए लिनेन, गद्दे, बिस्तर, रक्त और शरीर से तरल पदार्थ और सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी या अन्य दैनिक प्रयोगशालाओं के दूषित कचरे, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रेड। रेड बैग में क्या कह रहा, द इंक्लूड्स द कंटामिनेटेड वेस्ट दैट रिसाइक्लेबल like waste generated from disposal items, ट्यूबिंग एंड बोटल्स। मीन्स कहने का कि सर ऐसा कंटामिनेटेड वेस्ट जो क्या हो सके, रिसाइकिल हो सके और जिसे जनरेट किया जा सके और डिस्पोजल किया जा सके, सच एज कैसे, जैसे ट्यूब हो गया, बोटल्स हो गई। ठीक है, तो ऐसे वेस्ट को हमें किस में रखते हैं, रेड बैग में रखते हैं। ओके, चलिए कह रहा है इंटरवेनियस ट्यूब्स, ये होता है इंटरवेनस ट्यूब्स एंड सेस्ट यूरिन बैग्स, सिरिंज एंड ग्लव्स, तो ये भी सब किसके अंतर्गत आते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इंटरवेनस ट्यूब्स किसके अंतर्गत आता है, एंड सेट्स या यूरिन बैग आपके किसके अंतर्गत आता है, सिरिंज किसके अंतर्गत, ग्लव, तो आपको याद रखना है दिस इज अ रेड बैग। कौन सा होगा ये, रेड बैग होगा। ये सब रेड बैग के अंतर्गत आएंगे आपके। ओके, चलिए हिंदी में बात की जाए, इसमें दूसरे अपशिष्ट शामिल है जो पुनः प्रयोग में आते हैं, जैसे कि ट्यूबिंग, बोतल्स या अंतशिरा ट्यूब, जिसे इंट्रावेनस ट्यूब्स बोलते हैं, अंतशिरा ट्यूब्स एंड सेट, मूत्र बैग, सिरिंज, दस्ताने जैसे डिस्पोजल वस्तुएं इसमें अपशिष्ट में आते हैं, जिन्हें हम रेड बैग में रखते हैं। ओके, आपने कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो बेटा आपको 2-3 कलर के बैग मिले होंगे। आपको ज़्यादातर ग्रीन और ब्लू बैग जरूर मिला होगा, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रीन बैग में सॉलिड, और जो आपका ब्लू बैग होता है या आपको रेड बैग होता है उसमें सीरिंज वगैरह पुट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बैग है आपका व्हाइट। व्हाइट मतलब या ट्रांसलूसेंट टाइप भी हो सकता है। कह रहा है इट इंक्लूड्स द वेस्ट शार्प, क्या कह रहा है, इट इंक्लूड द वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल, जो बहुत ही पैने मेटल होते हैं, जो शार्प होते हैं, जो नुकीले होते हैं। इंक्लूडेड यूजेज द कंटेंट, जिसमें क्या आ सकते हैं, कंटामिनेटेड एंड डिस्कार्डेड मेटल शार्प, जिसमें क्या आ सकते हैं आपके, डिस्कार्डेड मेटल शार्प आर ऑल व्हाइट बैग। इसमें धातु सहित अपशिष्ट शार्प शामिल है, जिसमें प्रयुक्त दूषित और छोड़े गए धातु के शार्प शामिल है। जैसे मान लीजिए आप सिरिंज है, सिरेंज में जो आपका पीछे का कैप हो गया वो प्लास्टिक में आ गया, वो दूसरे बैग में चले गया, जो सिरेंज का आगे का पार्ट है वो शार्प एज में आ गया, तो वो आपका व्हाइट में चला गया। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट कह रहा है ब्लू बैग, इट इंक्लूड द ब्रोकन कंटामिनेटेड डिस्कार्डेड ग्लास एंड द मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। मीन्स कह रहा है कि सर ऐसा वेस्ट जो कंटामिनेटेड या डिस्कार्डेड ग्लास होते हैं, जो मेटालिक बॉडी होती हैं, इम्प्लांट की जाती हैं, वो सब किस में आते हैं, ब्लू में। टूटे और दूषित या त्यागे गए कांच और धातु के शरीर में प्रत्यारोपण जो शामिल होता है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, ब्लू बैग के अंतर्गत आता है। तो आपको ना बस इसके एग्जाम्पल लर्न रखने हैं कि ब्लू बैग में कौन सा आता है, व्हाइट बैग में कौन सा आता है, रेड बैग में कौन सा आता है और येलो बैग में कौन सा आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स मैंने राइट डाउन कर दिए हैं जो आपको समझने में इजी होगा। कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज रूल्स ऑन द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3R। किस पे बेस्ड है आपके, 3R। मैंने अभी लास्ट टाइम जब इंडस्ट्रियल वेस्ट और ई वेस्ट पढ़ाया था तो मैंने एक वर्ड बताया था 4R, और शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था, और ये क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों को टेलीग्राम में डाला था। बेटा टेलीग्राम में रोज कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और जल्दी ही आपको नॉन टेक में भी क्वेश्चन मिलने लगेंगे क्योंकि उसके भी कंटेंट बन रहा है। तो मैंने उसमें बताया था कि 4R का मतलब क्या होता है, तो काफ़ी बच्चों ने सही बताया था। 4R का मतलब वहाँ पे क्या था आपका, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी क्या था, रीयूज, रिपेयर, कॉमा रिड्यूस एंड रिसर्च। वहाँ पे क्या था, रिसर्च। तो ये सब आपका किस में था, आपका था 4R। मगर यहाँ 3R का मतलब क्या है, यहाँ 3R का मतलब है आपका रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, ये चीज़ है। इन नियमों के मुख्य उद्देश्य 3R है, जिसकी अवधारणा आधारित होता है कम करना, रसीयपन सॉरी
रिसाइकल करना, उसके बाद पुनः उपयोग में लाना, तो ये एक क्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट नजर, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कब आया था बेटा? 2016 में एक रूल आया था। इट वाज द अल्टरनेटेड द अपडेटेड इम्प्रूव द कंप्लायंस एंड स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर इन्वायरमेंट। किसके लिए लाए गए थे? इन्वायरमेंट के बढ़ावा के लिए, उसके स्ट्रेंथ, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अल्टरनेट जो प्रयास किए गए थे, उससे रिलेटेड जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था, कब आया था? 2016 में। According to this rule, in 2018 the government of India published the biomedical waste management। तो उसी से रिलेटेड होकर जब गवर्नमेंट ने उसे पढ़ा देखा तो उसने क्या किया, 2018 में एक रूल लाया जिसका नाम दिया गया उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018। क्या दिया? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018। अब इस 18 रूल्स के अंतर्गत उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जिसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स ले लिए हैं। ये चीज़ हिंदी में है। बेहतर पर्यावरण अनुपालन को में सुधार और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को भी बदल दिया गया और क्या किया गया, 2018 में भारत सरकार ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 प्रकाशित किया गया। इस 18 के कुछ नियम निम्नलिखित हैं, जिनमें से मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स लिए हैं या नियम लिए हैं, जिसमें से पहला आपका ये है। क्या कह रहा है पहला रूल? कह रहा है द कंप्लीट फेजिंग, पहले पढ़ लेते हैं। द कंप्लीट फेजिंग आउट द क्लोरीनेटेड प्लास्टिक आइटम्स सच एज बैग्स, ग्लव्स, द बायोमेडिकल वेस्ट एंड जनरेटर्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, एनिमल हाउसेज, क्लिनिक, नर्सिंग हाउस, होम्स, ब्लड बैंक्स ईटीसी। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो कंप्लीट फेजिंग आउट है उसमें से क्या क्या लिया गया? पहला, क्लोरीनेटेड प्लास्टिक आइटम, जिसके फॉर्म में क्या हो सकता है? बैग्स हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकते हैं। एंड बायोमेडिकल वेस्ट में जो जनरेटिंग हो रहे हैं वो क्या हो गए? जैसे हॉस्पिटल में जनरेट हो रहे हैं ये सब, डिस्पेंसरीज में आपको मिल रहा है, एनिमल हाउसेस में आपको, क्लिनिक हो गया, नर्सिंग होम हो गया या ब्लड बैंक, इन सब एरिया में जो आपको मिलेंगे, जो किससे रिलेट होगा? क्लोरीनेटेड प्लास्टिक आइटम्स से रिलेट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अस्पतालों और औषधालयों में पशु गृहों, क्लिनिक, नर्सिंग होम, ब्लड आदि सहित जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनरेटर को क्लोरीनीकरण या क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की वस्तुएं, तो हमें कैसे प्लास्टिक की वस्तु वहां पे यूज करनी है? क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की वस्तुएं, जैसे बैग, दस्ताने, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, ठीक है। ये चीज इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि विद इन 2 ईयर द पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स, जैसे ये रूल्स फॉलो होंगे उसके जस्ट 2 साल के अंदर, द ऑल इंस्टीट्यूशन हैव टू पब्लिश द एनुअल रिपोर्ट ऑन दिस साइड। मतलब कि अब उन्होंने रूल बना दिया कि प्रत्येक 2 साल में जितने भी इंस्टीट्यूट इस टाइप के बैग, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उनको मुझे एनुअल रिपोर्ट देनी होगी सरकार को। इसका मतलब क्या है? इस नियम के प्रकाशन के 2 साल के भीतर सभी संस्थान अपनी साइट पर एक वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करनी होती है, ठीक है, जिसपे इसके इस रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस द इशूड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस पे एक और लेक्चर रहेगा एक बार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जो टॉपिक रहेगा अगली बार नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल द ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज हैव टू एस्टेब्लिश, क्या कह रहा है? हैव टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस एंड एज वेल एज बार कोडिंग सिस्टम ऑफ हैंडलिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। मतलब इस नए नियम के अकॉर्डिंग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये कहा कि सर ऐसा करेंगे, द ऑपरेटर ऑफ द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट, जिसके अंतर्गत हम ट्रीटमेंट करेंगे, डिस्पोजल करेंगे, ऐसे फैसिलिटीज को जो किसके द्वारा, टू हैव टू एस्टेब्लिश द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मींस जीपीएस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड एज वेल एज बार कोडिंग सिस्टम। तो कैसे रहेगा? एक बार कोडिंग सिस्टम रहेगा, जैसे आप देखते हो क्यूआर कोड जनरेट होता है, जैसे उसका रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाए जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं से सभी ऑपरेटरों को एक वैश्विक स्थिति प्रणाली के साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक बार कोडिंग प्रणाली स्थापित करनी होगी। तो यहाँ पे याद रखना बेटा कि कौन कौन सी प्रणाली, पहला तो बार कोडिंग वाला होगा, दूसरा जैव चिकित्सा या आप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस के फॉर्म में,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो आपका स्टेट का पोल्यूशन, देखो बेटा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि आप क्या स्थापित करेंगे, ग्लोबल पोल्यूशनिंग सिस्टम एंड द बार कोडिंग सिस्टम इज हैंडलिंग बाय ऑल, बट इन स्टेट कह रहा है द स्टेट पोल्यूशन सिस्टम मतलब एसपीसीबी हैज टू कंपाइल द रिवाइव एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ऑपरेटर, उस ऑपरेटर से वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे एंड आल्सो हैव टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, कंपाइल करेगा उस वेस्ट को, रिवाइव करेगा, एनालाइज करेगा और इंफॉर्मेशन लेके ऑपरेटर से किसको सेंड करेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, विच कीप द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। ठीक है, तो इसी तरह सभी राज्य आपस में करेंगे और सभी राज्य मिलकर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सेंड करेंगे, ये मतलब हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद इसी को हिंदी में बोल दिया गया कि राज्य प्रदूषण राज्य प्रदूषण बोर्ड को ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त जानकारी का संकलन, समीक्षा, विश्लेषण करना होता है और इन रिपोर्टों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेजना होता है, जो कि जिलेवार अपशिष्ट उत्पादन के संबंध में विस्तृत जानकारी रखता है। वही चीज मैंने बताई कि हर स्टेट का जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी, जो ये रिवाइव होगा, जो एनालाइज करने के बाद जो मेन रिपोर्ट बनेगी, ऑपरेटर द्वारा जो मेन रिपोर्ट बनाए जाएंगे उसे वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट, आर्टिकल 21, ये पॉइंट याद करने लायक है। आर्टिकल 21, इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2021 ये कहता है कि हमें स्वच्छ सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार है। तो आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 21। नेक्स्ट, द बायोमेडिकल वेस्ट द मैनेजमेंट रूल 2016 इज इम्प्रूव बाय द आइटम इम्प्रूव्ड इन द टर्म्स एंड द फैसिलिटीज लाइक, किसमें किस किस फैसिलिटीज में इम्प्रूव किया, जैसे सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल मेथड टू मिटिगेट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड सेफ गार्ड ह्यूमन हेल्थ। मतलब जो नया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बना है उसके अकॉर्डिंग क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है फैसिलिटीज में, जैसे सेग्रीगेशन को अलग किया गया, कलेक्शन किया अलग पार्ट किया गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, आफ्टर दैट डिस्पोजल मेथड में मिटिगेट टाइप इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड सेफ गार्ड ह्यूमन हेल्थ, इन चीज़ों को उन्होंने रखा। जैसे हिंदी में बात की जाए तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पृथक्करण, संग्रह, परिवहन, निपटान जैसी विधियों की सुविधाओं के संबंध में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में सुधार किए गए। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि बताओ 2016 में जो 18 वाला नया आया तो उसमें किस में सुधार किया गया। तो ऑप्शन दे देगा, जैसे पहला ऑप्शन दे देगा सेग्रीगेशन कलेक्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा सेग्रीगेशन कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल में दे देगा, या चारों फिर दे देगा, या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ये था बेटा आपका पूरा, यहाँ तक आपका कंप्लीट बायोमेडिकल का बायोमेडिकल वेस्ट का टॉपिक था यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप ये बेटर है आपके लिए, इतना बहुत है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं है, और जो भी नया इशू मिलेगा किसी से भी रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और देखिए करंट में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ देना स्टार्ट कर दिया है। आज के करंट का आपने अगर लेक्चर नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें करंट इशू के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन मैंने काफ़ी चीज़ें बतानी स्टार्ट कर दी हैं जो आपके जीके जीएस और जनरल स्टडी से भी रिलेटेड है। और साथ ही साथ हम लोग इन्वायरमेंट इशू भी करंट में लेते चलेंगे, और बिहार का तो ले ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट। अब अगर आप अभी क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं तो एक बार फिर रिमाइंड करके पूरी वीडियो को रिकैप करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे क्वेश्चन में, और अपने से क्वेश्चन सॉल्व करना है और सभी लोग को कमेंट करना है कि सर मेरे 15 में से इतने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट, कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, आप बताइए मुझे देख के। एनिमल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा वेस्ट नहीं है, कौन सा वेस्ट नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा नहीं है। तो देखिए एनिमल वेस्ट मैंने आपको जब पहला बताया था तो उसमें एनिमल हाउसेस बताया था, माइक्रोबायोलॉजी वाले लेबोरेटरी भी बताया था, केमिकल में भी बताया था, मगर डोमेस्टिक आपका नहीं होगा। तो इसमें चूंकि नॉट पूछा तो हमारा कौन सा आंसर
देखिए डी पार्ट है इसमें, तो डी पार्ट आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी इज ए राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। निम्नलिखित में कौन सा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट उपचार पद्धति नहीं है। इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, देखिए इंसिनरेशन को हिंदी में बोलते हैं भस्मीकरण, केमिकल डिसइंफेक्शन को रासायनिक कीटाणु शोधन, ऑटोक्लेवेशन ऑटोक्लेविंग को बोलते हैं, ऑटोक्लेविंग ही होता है, सीविंग को मतलब छलनी होता है। ठीक है, तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, देखिए भस्मीकरण द्वारा डिस्पोज किया जा सकता है, रासायनिक डिसइंफेक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं हम लोग, पीछे ऑटोक्लेविंग मेथड भी होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कि ऑटोक्लेविंग मेथड क्या होता है। और साथ ही साथ जो छलनी, आप किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट को छान कर नहीं डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। देखिए एक्सप्लेन भी दिया है मैंने कि सीविंग इज द फिजिकल मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज द वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड। हम जानते हैं कि छलनी या सीविंग के द्वारा, हम लोगों ने सॉइल में भी पढ़ा होगा, अगर कोई भी टेक्निकल बंदा होगा तो हम जानते हैं सॉइल को छानने में या किसी के बालू वगैरह सैंड को छानने में छलनी या सीविंग का यूज करते हैं, बट उससे ना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, वही चीज कह रहा है इसे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द हेल्थ केयर वेस्ट इज हैजार्डस वेस्ट। कितने परसेंट, मतलब स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट का कितना अनुपात खतरनाक अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आता है बिल्कुल बेटा, इसमें फिक्स है 15%। क्या ना आता है अपशिष्ट, 15% आता है। चलिए चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा रख लिए हैं टॉपिक से हट के भी, ताकि आप पूरा कवर कर सकें। कह रहा है क्या बोला, साइकोटॉक्सिक्स साइकोटॉक्सिक्स एंड द एक्सपायर्ड ड्रग्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, किसके द्वारा साइटोटॉक्सिस और समय सीमा समाप्त दवाओं का निपटारा किस प्रकार किया जाता है, डंपिंग करके किया जाता है, ऑटोक्लेव के द्वारा किया जाता है, इंसिनरेशन के द्वारा किया जाता है, या केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा किया जाता है। मीन डंपिंग के द्वारा, ऑटोक्लेव जलाकर, या रासायनिक कीटाणुओं से। तो बताइए इसका आंसर, पहले आप बताइए फिर चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए आपका, इंसिनरेशन। तो किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग, जलाकर। इससे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना जो साइटोटॉक्सिक और जो ड्रग्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं इंसिनरेशन के द्वारा, भस्मीकरण के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, द एवरेज हॉस्पिटल वेस्ट प्रोड्यूस्ड पर बेड पर डे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में प्रति बिस्तर प्रतिदिन उत्पादित औसत अस्पताल अपशिष्ट कितना होता है। तो बेटा इसमें फिक्स है, इसका होता है अकॉर्डिंग टू मी, बी पार्ट दे रहा है 0.5 to 4 kg। कितना होता है, 0.5 to 4 kg, इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक बैग फॉर डिस्पोजिंग ऑफ माइक्रोबायल लेबोरेटरी कल्चर वेस्ट। माइक्रोबायल प्रयोगशाला कल्चर कचरे के निपटान के लिए प्लास्टिक बैग का कौन सा रंग कोड होता है। अब आप ये तभी सॉल्व कर सकते हैं बेटा जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। मैंने कहीं पे बताया था कि प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, अब किस में यूज करते हैं, ब्लैक में करते हैं, रेड में करते हैं, ब्लू में करते हैं, कि व्हाइट में करते हैं। तो किस में करते हैं ये, अगर माइक्रोबायल, देखिए साफ साफ कह रहा है ना कौन सा प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, तो आपको ये मिल गया टर्म्स माइक्रोबायल लेबोरेटरी। अब जिसमें भी एग्जांपल होगा कि जिसमें माइक्रोबायल लेबोरेटरी होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बी पार्ट, रेड। तो रेड जो बैग होता है उसमें आपका माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट या माइक्रोबायल लेबोरेटरी आपकी यूज होती है। जो उससे प्लास्टिक बैग निकलते हैं उन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं, उसे हम लोग रखते हैं रेड श्रेणी में, रेड बैग श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्लेसेंटा इज डिस्पोज्ड इन फॉर्म ऑफ, किस में होता है, जो प्लेसेंटा होता है, कुछ अलग हट के क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के रखे हैं कि ऐसा ना हो कि टॉपिक बस में क्वेश्चन रहे। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को किस रंग के बैग में विस्तारित किया जाता है। तो ये क्या हो सकता है आपका, ये थर्ड नंबर येलो बैग। किस में रखते हैं, प्लेसेंटा को येलो बैग। आप याद रखेंगे प्लेसेंटा को आप किस में रखते हैं, येलो बैग में। ये भी कोई मटेरियल होगा हॉस्पिटलाइज टाइप का। क्वेश्चन नंबर 9 फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द येलो बैग्स। येलो बैग के उसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट करना है। दे आर मेड ऑफ नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक मटेरियल, जो कि इसके अंतर्गत आता है गैर क्लोरीनीकृत प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं। उनमें से कौन सा गलत है। पहला, इंट्रावेनस ट्यूब्स एंड द कैथेटर आर डिस्पोज्ड ऑफ इन इट। अंतःशिरा ट्यूब एंड कैथेटर का निपाटन किया जाता है इसमें।
या डिस्कार्डेड आइटम लेनिन मैट्रेस बेडिंग एंड कंटामिनेटेड एबी, उसमें इंक्लूड था ब्लड बॉडी फ्लूइड, मैं आपको बता चुका हूँ, इंट्रावेनस ट्यूब भी यूज किया था उन्होंने। एंड रूटीन मास्क गॉन आर एक्सपोज ऑफ द येलो बैग्स एंड सिल्वर एक्सरे, वो भी आ जाएगा आपका, मास्क वगैरह भी। डिस्कार्डेड फॉर्मलिन aspirated body fluids liquid in the form of laboratory cleaning the floor and discarded in a yellow cover, तो बेटा वो येलो कलर में नहीं था, वो आपका किस में आ जाता, डिस्कार्ड जो आपके क्लीनिंग वगैरह में आ जाते वो किसी अन्य में आ जाते हैं, मीन्स आपका किस में आएगा, व्हाइट वाले में आ जाते हैं, मगर इसमें नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें सॉरी 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 एक मिनट, या जो येलो बैग दिए ना, सॉरी येलो बैग तो दिए ही ना, येलो बैग में ही ये पूरी लेबोरेटरी वगैरह कवर होते हैं, सॉरी मैं वाइट समझ रहा था। और बॉडी फ्लूइड दिए ना, बॉडी फ्लूइड तुरंत आपको समझ जाना कि अगर आपको एक भी टर्म मिल जाता है, जैसे बॉडी फ्लूइड मिल गया, आप जानते कि येलो कलर में था तो ओके। उसके बाद एक्सरे वाला ठीक है, मगर यहाँ पे जो कह रहा है डिस्कार्डेड लेनिन मैट्रेस बेडिंग द कंटेमिनेटेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड, ये आपका क्या होगा, उसमें नहीं आएगा, आपका नॉन क्लोरीनेटेड में नहीं आएगा, वो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक मटेरियल में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, जो नहीं में आएगा, क्योंकि मैं सही ढूंढ रहा था, नहीं में आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते, इसे एक बार और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड एक्सपेक्ट, कौन सा भस्मीकरण वाला मतलब सभी कचड़े को छोड़कर जलाया जा सकता है, किसे जलाया जा सकता है, कह रहा है निम्नलिखित सभी कचड़ों को छोड़कर जलाया जा सकता है, क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, रिएक्टिव केमिकल वेस्ट को, वैक्सीन को, कि म्यूटिलेटेड पार्ट्स को, कि डिस्कॉर्डेड ड्रग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा वैक्सीन, टीका को आप जला नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट 11 है मैच द फॉलोइंग, रेड किस में आएगा, हाई प्रियोरिटी ट्रीटमेंट में आता है, येलो किस में आ जाता है आपका, येलो आपका आएगा अकॉर्डिंग टू मीडियम प्रियोरिटी में, ग्रीन आपका आता है डेट एंड मोरिबंड पेशेंट के रूप में, और फोर्थ आपका आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है, फोर्थ का क्या आ जाएगा आपका बी पार्ट। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो, वो सॉरी मतलब ए पार्ट होगा, मीन्स फर्स्ट का सी मतलब कि सर फर्स्ट वाला किस में जाएगा आपका, फर्स्ट वाला जाएगा आपका रेड वाले में, मतलब उच्च वाले में, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सेकंड का ए क्या होगा, मीन्स सर जो पीला मध्यम, जो मैंने आपको अभी बताया, जो येलो होता है मीडियम प्रियोरिटी होता है। उसके बाद जो आपका थर्ड है वो डी में चला जाएगा, थर्ड का मतलब आपका ग्रीन वाला क्या रहेगा, एम्बुलेटरी में जाएगा, ये एम्बुलेटरी पेशेंट में आपका ग्रीन चला जाएगा, और जो ब्लैक है वो किस में आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी वाले पार्ट में, डेड वाले में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू मी आप इसको पहले ऐसे आराम से नोट कर लेंगे, फिर जाके मैच करेंगे, ठीक है। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फॉर द डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल रिफ्यूज द बैग मेड विद द कैडमियम इज नॉट यूज्ड बिकॉज इंसिनरेशन ऑफ द बैग, ये जो इंसिनरेशन टर्म है मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा, इसका पूरा लेक्चर है अलग से, ठीक है। द बैग causes द पॉइजनस टॉक्सिक फ्यूम्स इवोल्यूशन द कलर ऑफ बैग इज, अस्पताल में कचरे के निपाटन के लिए कैडमियम से बने बैग का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैग को जलाने से जहरीली धुएं का विकास होता है। ये बैग किस रंग के अंतर्गत आएगा, तो ये बेटा आएगा आपका रेड वाले बैग के अंदर, क्या कैडमियम से रिलेटेड जो बैग होते हैं वो किस में आएंगे, रेड वाले बैग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट द ब्लड बैग इज डिस्पोज्ड विद इन, ब्लड बैग किस में आएगा, ये तो बता दो, पढ़ा था, ब्लड फ्लूइड फ्लो बॉडी फ्लूइड, ये किस में आएगा, सब येलो बैग में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट शुड अ मेडिकल वेस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड, निम्नलिखित में से किस तरीके से चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान नहीं किया जाना चाहिए। देखिए पहला 21 वीक्स डेड फेटस शुड बी डीपली बरीड इन येलो बैग्स, 21 सप्ताह के मृत भ्रूण को पीले बैग में गहराई से दबा देना चाहिए, ये होना चाहिए। ब्लड बैग शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड विद द नॉन क्लोरीनेटेड डिसइंफेक्टेंट, रक्त की थैली को पहले गैर क्लोरीनेटेड कीटाणुनाशक से उपचारित करना चाहिए। या ग्लास कैप्सूल एम्पूल विद द ड्रग शुड बी इंसिनरेटेड, दवा के साथ ग्लास एम्पूल भस्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये देखिए लास्ट क्या कह रहा है,
रेडियोलॉजिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू रेडियोलॉजिकल बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट गाइडलाइन। रेडियोलॉजिकल कचरे का निपटान रेडियोलॉजिकल बायोमेडिकल वेस्ट विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो इसका जो क्या था, क्वेश्चन क्या था आपका मेन, कि सर इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो बेटा जो आपका पहला है वो राइट है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट ए भी आपका राइट है, थर्ड वाला भी सही है, और डी वाला बस थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो डी वाला क्या हो जाएगा सही, चूंकि नॉट पूछा है, ठीक है। तो ये रेडियोलॉजिकल पार्ट नहीं आएगा इसमें, बायोमेडिकल वाले में आप सीधे सीधे जान जाएंगे बेटा कि रेडियोलॉजिकल पार्ट आपका वैसे भी नहीं आएगा इस वेस्ट में, वो ई वेस्ट के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक देख पा रहे हैं, यहाँ तक जुड़े हुए हैं, यहाँ तक अभी वेट किया है आपने पूरा लेक्चर लिए, तो श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका अच्छा ही होना है, ठीक है। आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई हीट सिस्टम और फॉर ट्रीटिंग बायोमेडिकल वेस्ट। निम्नलिखित में कौन जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए उच्च ताप प्रणाली नहीं है। नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना है। कौन सा, हाइड्रोड्रॉप प्लानिंग, हाइड्रो प्लानिंग है कि इंसिनरेशन है, भस्मीकरण या जलाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते। ऑटोक्लेविंग वाष्प दाबी बोलते हैं, या ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, सूक्ष्म गर्मी नसबंदी। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, इसका आंसर है आपका वाष्प दाबी, ऑटोक्लेविंग। जब इंसिनरेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ मैं ये टॉपिक भी आपको कवर करूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑटोक्लेविंग। तो ये थे आज यहाँ तक के क्वेश्चन, और आज आपका बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ से टॉपिक ओवर होता है। क्वेश्चन तो कभी नहीं खत्म होने, तो हम इसके करते रहेंगे क्वेश्चन रिपीटेड, पिछले एक्सरसाइज के भी करते रहेंगे। कल से नया यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है वही स्टार्ट हो जाएगा, आर्ट ऑफ परसेप्शन वाला। तो आज का जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक ओवर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगे होगी। अगर हेल्पफुल हो तो ज़रूर से कमेंट करें और बताएं कि सर कैसा रहा वीडियो, कैसी रही वीडियो, कैसा रहा एक्सप्लेनेशन, हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉप इसी के जस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा है हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं कुछ अभी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे यूनिट खत्म होगी तो लेक्चर वाइज पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि जब पीडीएफ बनानी होती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है और टाइम भी लगता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो लेक्चर है वो दिए जाएँ, उसके बाद पीडीएफ तो आपको मिल जाए, क्योंकि पीडीएफ हम लोग डाउनलोड तो कर लेते हैं मगर रेयर है कि उसे सही तरीके से पढ़ते हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आई हैव टू प्रोवाइडेड इट, बट डोंट वरी एंड ऐड विद मी, जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।